नमस्कार। तो आपकी इस इनकम टैक्स की क्लास में फिर आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं आज इनकम टैक्स का और एक व्यवसाय का क्या आपस में संबंध है और ऐसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो एज एन अकाउंटेंट आप लोगों को किसी भी व्यवसाय की अकाउंटिंग करते समय होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास का। पिछली क्लासेस में हम आपसे इनकम टैक्स के बारे में बहुत बेसिक बातें करते चले आ रहे हैं, जहां हम लोगों ने आप लोगों को 5 तरह की हेड्स इनकम के बारे में बताया और बताया कि जो जितने भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं उन सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए सरकार ने टैक्स कैलकुलेशन से कुछ ना कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिसमें से अभी हमने स्पेशली इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में आपसे बात की और बताया कि किस प्रकार स्लैब्स में इनकी इनकम को बांटा गया है और कोई व्यक्ति स्पेशली इंडिविजुअल एचयूएफ जितनी इनकम कमाता है उसके हिसाब से उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, सेस, सरचार्ज, इनके बारे में हमने बड़ी बेसिक से आपसे डिस्कशन किया। कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और रिबेट के बारे में। बताया गया पुरानी वाली जो ओल्ड स्कीम है, जिसे हम क्या कहते हैं ऑप्शनल स्कीम, उसमें जो रिबेट है वो 12,500 रुपये तक की है और नई स्कीम में वो 25,000 रुपये तक की रिबेट हमें मिलती है। इसके बारे में हमने कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझने का प्रयास किया। एज एन फ्रेशर्स आप लोगों के लिए इतनी नॉलेज जो है, यदि आप उसको गंभीरता से समझेंगे तो ये बहुत काम की है। जब आपको कभी किसी फील्ड में एक्चुअली काम करने का मौका मिलेगा तो इतनी नॉलेज भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकती है। एटलीस्ट आपको कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस वी नो अबाउट समथिंग अबाउट इनकम टैक्स। आज हम लोग आपसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जो डे टू डे लाइफ में आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स का जो एग्जैक्टली पर्पस क्या है। इनकम टैक्स का पर्पस है सरकार को आय की व्यवस्था करना। सरकार के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है इनकम टैक्स। और ये किस तरह का टैक्स है? ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ये डायरेक्ट टैक्स है। इस टैक्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी एक वित्तीय वर्ष में, जैसे अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 24-25, इस वित्तीय वर्ष में जो भी वो पैसा कमा रहा है, इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद उसको जमा करने के लिए सरकार ने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया। उसको क्या कहा गया? असेसमेंट ईयर। और ये असेसमेंट ईयर कब होता है? जो साल खत्म होगा उसके तुरंत बाद वाला जो साल होता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो असेसमेंट ईयर 25-26 हमारे लिए 1 अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगा। तो अभी इस असेसमेंट ईयर 2025-26 में मुझे क्या करना होगा? मुझे जितने भी प्रकार के व्यक्तियों ने, चूंकि मैं असेसमेंट ईयर कहाँ आ गया 25-26 में, तो जो साल निकल गया वो क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। तो फिर अब उसको फाइनेंशियल ईयर की जगह क्या कहने लगते हैं? प्रीवियस ईयर। तो असेसमेंट ईयर 25-26 में, प्रीवियस ईयर 24-25 में किसी भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटीज के द्वारा कमाई गई किसी भी प्रकार की इनकम पर कितना टैक्स कैलकुलेट होगा और उसे जमा करना होगा, इसके लिए हम इस वित्तीय वर्ष में इस काम को करेंगे। लेकिन तारीखें क्या होंगी? सर कोई ना कोई तारीख तो होगी, हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। तो सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए 25-26 में मेनली 2 कैटेगरीज बनाई। 2 कैटेगरीज। एक वो कैटेगरी जिसमें किसी भी व्यक्ति, मैं बार बार जब व्यक्ति शब्द बोल रहा होता हूं तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैं अलग से पार्टनरशिप फर्म नहीं बोलूंगा, मैं अलग से कंपनी नहीं बोलूंगा। कोई भी व्यक्ति ने जो पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने के लिए जो भी माध्यम उसने अपनाया, चाहे वो कैपिटल गेन हो रहा हो, चाहे वो बिजनेस रहा हो, या फिर कोई भी अदर सोर्सेज रहा हो, तो सरकार कहती है कुछ विशेष प्रकार की इनकमों के ऊपर हमें आप लोगों से लिखित में ये गारंटी चाहिए कि आपने जो इनकम कमाई है वो एक्चुअल आप जमा कर रहे हो, वो कम ज़्यादा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि उस प्रकार की इनकमों
को मैं कैसे वेरीफाई करूं? जैसे मैं पांचों हेड आप समझ चुके हैं सब लोग, तो मुझे बताइए यदि कोई व्यक्ति सैलरी कमा रहा है तो सैलरी कमाएगा तो सैलरी देगा कौन उसको? कोई ना कोई एम्प्लॉयर। तो वो क्या कर रहेगा? अपने खर्चे में लिखेगा, ये अपनी इनकम में लिखेगा। तो सैलरी हेड पर सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? एम्प्लॉयर। ठीक है। रेंटल इनकम में क्या होता है? एक किराएदार होता है, एक मकान मालिक होता है। किराएदार मकान मालिक को जब पैसा देगा किराए का, तो किराएदार को जिम्मेदार बनाया गया किस बात के लिए? कि वो पेमेंट करते समय यदि इनकम टैक्स के रूल लागू हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किस पर डाल दी गई? किराएदार पर। वहीं यदि आपको बैंक से ब्याज मिल रहा है, या आप कौन बनेगा करोड़पति में जीत रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल दैनिक भास्कर का या पत्रिका का क्विज आया वहाँ आप कुछ जीते, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो छुटपुट, तो वो सब चीज़ों को आप कहाँ दिखाते हो? अदर सोर्सेज में। तो वहाँ भी एक लेवल है जहाँ तक आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो और वो इनकम वहाँ दिखा सकते हो। मेनली दिक्कत कहाँ आती है? मेनली दिक्कत आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन और कैपिटल गेन में। क्यों? क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन से मैंने जो इनकम कमाई उस पर जो भी नेट प्रॉफिट मैंने निकाला, वो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या तरीका अपनाया? हमने अकाउंटिंग का तरीका अपनाया। हमने किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी व्यापारिक गतिविधियां की गई, उन व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा उसने जो पैसा कमाया उसमें से खर्चे किए, सब काट पीट के हम लोग उसका प्रॉफिट निकाल के लेकर आते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा ईमानदारी पूर्वक ये किया गया या नहीं, इस बात को कौन तय करेगा? मैंने पहले दिन ही बताया था कि इनकम टैक्स प्रथम दृष्टया प्रारंभिक स्तर पर ये मान के चलती है कि आप सब लोग ईमानदार हो। इसीलिए उन्होंने एक शब्द यूज किया, सेल्फ असेसमेंट। ये सेल्फ असेसमेंट होता है। ये सेल्फ असेसमेंट होता है। तो ये सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि आप खुद ही अपने टैक्स की गणना करो, खुद जमा करो। लेकिन समस्या आती है, मैं स्पेशली अभी बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, वहां पर कोई व्यक्ति चाहे तो मनचाहे तरीके से सैलरीज डाल दे, खर्चे डाल दे और अपने प्रॉफिट को कम से कम दिखाए। ऐसी स्थिति में सरकार के पास क्या तरीका है कि वो एक व्यक्ति जो अपने इनकम, यानी कि अपना जो इनकम टैक्स भरना है उसके लिए इनकम व्यापार या पेशे यानी कि प्रोफेशन या बिजनेस से दिखा रहा है, उस बात को वेरीफाई करने का क्या रास्ता है? सैलरी वाले हेड में वो किसको पकड़ लेंगे? एम्प्लॉयर को। किराए के हेड में किसको पकड़ लेंगे? किराएदार को। भाई तुमने पेमेंट किया ना, बताओ। बैंक से बात कर लेंगे इंटरेस्ट इनकम के लिए, या कहीं से कोई और डिविडेंड इनकम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो। व्यापार में किसको रिस्पॉन्सिबल बनाओगे? व्यापार में तो व्यापारी स्वयं रिस्पॉन्सिबल है। भाई वो 10-20-50 पार्टियों से काम कर सकता है, 10-20-50 पार्टियों को माल बेच सकता है। तो अब किसको पकड़ेगी? किससे वेरीफाई करेगी कि हाँ इन्होंने वाकई में जो है ये जो प्रॉफिट दिखाया है वो सही है या नहीं? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक समझाने के लिए पहले उस गहराई में ले जाना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में वो प्रश्न डालना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सरकार को क्या चाहिए कि यदि आप व्यापार कर रहे हो और आपका व्यापार का जो टर्नओवर है, टर्नओवर शब्द मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, है ना? एक वित्तीय वर्ष में होने वाली कुल सेल, परचेज सेल या बैंकिंग ट्रांजैक्शन, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। टर्नओवर शब्द का क्या अर्थ होता है? एक साल में होने वाली कुल बिक्री, एक साल में होने वाली कुल खरीद बिक्री, एक साल में होने वाली कुल खरीद, या एक साल में होने वाली कुल बैंकिंग लेन देन। एक साल में होने वाली कुल बिक्री, सेल्स इज योर
टर्नओवर, ठीक है। चलिए, तो एक साल में यदि आपका टर्नओवर एक निश्चित प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर हो रहा है तो फिर आपको आयकर के कानून के अंतर्गत अपने खातों की जांच करवानी होगी। मैं बहुत सरल शब्दों का उपयोग कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था? यदि किसी व्यक्ति की बिजनेस में टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है, मैं बता देता हूं, 1 करोड़। एक साल में यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ से ज्यादा का माल बेचता है, मैं यहां शब्दों का जो मेरे उपयोग है उसको समझिएगा। हमने देखा, मैं थोड़ा सा पीछे भी ले जा रहा हूं आपको साथ साथ में। हमने जब शुरुआत की थी टैली की तो बताया गया 2 तरह के काम है, बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस में हम क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, देन हम प्रॉफिट कमाते हैं। पहले परचेज करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर हम सेल करेंगे, तब प्रॉफिट आएगा। प्रोफेशन या सर्विसेज के केस में क्या होता है, वहां तो कोई गुड्स है नहीं कि हम सेवाओं का व्यापार भी करते हैं, हम वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं। वस्तुओं का व्यापार करने का मतलब टर्नओवर। तो सेवाओं के व्यापार में क्या होगा, सेवाओं के व्यापार के लिए स्पेशली जैसे मैं काम कर रहा हूँ, या कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, या कोई भी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसमें सेल्स की जगह होता है शब्द रिसीप्ट। तो टर्नओवर और एक ग्रॉस रिसीप्ट, ये 2 शब्द इंपॉर्टेंट हैं। ग्रॉस रिसीप्ट कौन के लिए? जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए जो काम करते हैं सर्विसेज का। और टर्नओवर शब्द का अर्थ बिजनेस में। तो मैं प्रोफेशनल वर्ड यूज कर रहा हूं, वहां पर इसकी जो लिमिट है वो है 50 लाख। वही एक व्यापारी के लिए इसकी लिमिट है 1 CR, 1 करोड़। ये CR आपको क्रेडिट दे देख रहा होगा, ये वो वाला CR नहीं है, ये क्रेडिट करोड़ वाला CR है। तो 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर यदि किसी भी व्यक्ति का एक वित्तीय वर्ष में है, तो इसका आपने अर्थ निकाल लिया। मतलब कोई एक विशेष प्रकार का बिजनेस साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा की बिक्री करता है, तो उसको आयकर के नियमों के अनुसार क्या कराना पड़ेगा, अपने बिजनेस की ऑडिट। अब एक शब्द आपके जीवन में आज प्रवेश कर रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ऑडिट। ऑडिट क्या होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, और इसकी क्या क्या डेट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्यों जरूरी है और क्या क्या चेक होता है ऑडिट में। क्योंकि यदि आप सीए या एडवोकेट फर्म में गए, वहां यदि आपको ऑडिटिंग करनी, वैसे ज्यादातर ऑडिटिंग कौन करता है, सीए। एडवोकेट्स ऑडिट नहीं करते हैं, ये बात समझ लिए। ऑडिट्स करने की जो राइट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। तो और उन्हीं को ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि बोले आप यदि किसी व्यक्ति के खातों को जांच करके और एक रिपोर्ट बना करके हमें दे दोगे, लिख के दोगे कि हाँ हमने सब रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कर लिया है, ओके है, और आप सील साइन करके दे दोगे, हम मान लेंगे कि इसने जो प्रॉफिट दिखाया है वो सही दिखाया है। तो ऑडिट शब्द का अर्थ होता है चेकिंग। मतलब जो हो चुका है आपको उस काम को चेक करना है, और चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कुछ नियम तो होने चाहिए। कोई नियम तो होने चाहिए जिसके आधार पर आप उसको सही या गलत कहोगे। मेरी बात समझ रहे हो? कोई सब्जी बनी घर में, ठीक है, स्नेहा, नेहा, इन लोगों ने घर पर सब्जियां बनाई, इनकी मदर आई। अब वो सब्जी अच्छी बनी है या खराब बनी है, इस बात की ऑडिट करने आई वो। तो ऑडिट करने के लिए क्या करेंगी, उसको टेस्ट करेंगी। पूरी सब्जी तो नहीं खाएंगी, खिलाओ पूरी सब्जी रख दो, मैं पूरी सब्जी खा के बताऊंगी अच्छी बनी है बुरी बनी है। व्हाट शी विल डू, वो उसमें से एक चम्मच से थोड़ा सा टेस्ट करेंगी, नमक मिर्च मसाला कैसा है। अभी जो घर में हर बार बनता है वो स्टैंडर्ड सेट है कि इतना मिर्च इतना मसाला घर में डलता है, उसी से अकॉर्डिंगली ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कहेंगे इसमें नमक कम है तो और डालो। अच्छा मिर्च मिर्च हो गई ज़्यादा, तो फिर उसके कुछ रेमेडी निकालनी पड़ेगी, है ना। अमूमन लेडीज क्या करती हैं, आलू आलू डाल करके सब्जियों में और उसकी मिर्च का तीखापन कम करती हैं। ऐसा मेरे को किसी ने बताया था, मैं हलवाई नहीं हूँ। तो
बात यहाँ ये है कि सीए कोई व्यापार करने जा नहीं रहा कि पूरे साल भर बैठ के तुम्हारे व्यापार को चेक करेगा एक एक ट्रांजैक्शन को। व्हाट दे विल डू, आपने जो अकाउंटिंग की है उस अकाउंटिंग को, इनकम टैक्स के कुछ नियम होते हैं, जीएसटी के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत उन ट्रांजैक्शंस को, उनके रिजल्ट्स को वो वेरीफाई करेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे नियम है कोई भी भुगतान, एक व्यापारी कोई भी भुगतान जब करता है उसके अंदर लिमिट है कि वो 10,000 रुपये से ज़्यादा नगद में नहीं होना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे किस चीज़ की, जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं उनकी। इवन फिक्स एसेट्स में भी ये नियम लागू हो गया है कि 10,000 रुपये से ज़्यादा नगद में नहीं होना चाहिए। ये एक नियम है। अब ये नियम किसको पता है? सीए को या उसके काम करने वाले स्टाफ को। तो उनको क्या करनी है? उसकी ऑडिट। ऑडिट करने के लिए यदि उनको ये नियम नहीं मालूम, अब मेरे से कोई बोले इनकी सब्जी चेक करो, और हमें तो खाने से मतलब है, हमें क्या मालूम क्या डलता है क्या नहीं डलता। हम तो गए चेक की, अपना टेस्ट बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसमें क्या कम है क्या कम नहीं है, कौन सा मिर्च कौन सा मसाला क्या हल्दी, वो सब तो जो एक्सपर्ट होगा वही बता पाएगा। तो ऐसे ही एज एन अकाउंटेंट हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं होती है कि हम बहुत बारीकी से चीज़ों को कर पाएँ, बट सीखने बैठेंगे तो हम भी किचन बढ़िया तरीके से चलाना सीख सकते हैं। 2-4 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में हम भी सब सारी तरह की डिशेज और रेसिपीज बनाना सीख जाएंगे। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो आपको उस तरह के माहौल में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर बैठे बैठे और चीज़ें सीख जाओ अपने आप से, नहीं। तो आप लोगों के लिए भी वही तरीका है कि यहाँ जो हमारे यहाँ आर्टिकल्स काम करते हैं या हमारे यहाँ स्टाफ काम करता है, वो एक दिन में थोड़ी ना सीखा, वो करते 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 सीखा, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ हमने उनको गाइड किया तो वो सीख गए। तो किसी बिजनेस की जो अकाउंटिंग हुई है, उस बिजनेस की अकाउंटिंग में इनकम टैक्स और जीएसटी के नियमों का कितना पालन हुआ है कितना पालन नहीं हुआ, इस बात को कौन वेरीफाई करेगा? जिनके पास वो नॉलेज होगी, और स्टाफ के पास वो नॉलेज होती है क्योंकि उनको सिखाया गया है, उन्होंने वो काम किया हुआ है। तो ये ऑडिट करना इज नथिंग, ऑलरेडी एक काम हो चुका है, बस उस काम को कुछ नियमों के अनुसार चेक करना है। तो मैंने एग्जांपल दे रहा था आपसे किस चीज़ का, कि कोई पेमेंट, इनका काम क्या होता है ऑडिट के समय, कि वो जितने भी P&L में या फिक्स असेट्स के जितने भी पैसे गए हैं, वो कहीं 10,000 रुपये से ज़्यादा नगद तो नहीं कर दिया कोई खर्चा, इतना उनको चेक करना है। ठीक है? कोई भी पेमेंट पर आयकर नियमों के अनुसार TDS टैक्स कटा है या नहीं कटा, ये चेक करना होता है। जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इन्होंने जो जो पेमेंट किए उन पर क्या RCM लागू था तो उन्होंने काटा या नहीं काटा, ये हमें वेरीफाई करना है। MSME का नया एक्ट आ गया कि जिसमें किसी भी सप्लायर को आप 45 दिन से ज़्यादा का पेमेंट होल्ड नहीं कर सकते। क्या इन्होंने उस नियम का पालन किया? किसी व्यक्ति को 20,000 रुपये से ज़्यादा नगद में लोन नहीं दे सकते। क्या आपने उस पेमेंट का, क्या आपने उस चीज़ का पालन किया? कोई भी ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज़्यादा नगद में नहीं हो सकता, क्या ये पालन किया गया है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ऑडिट में चेक की जाती हैं। मतलब आपने जो डाटा तैयार किया एज एन अकाउंटेंट, यदि आपने उन चीज़ों का पालन नहीं किया तो ऑडिटर उसमें कमियां निकालेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऑडिट इज व्हाट? Audit is nothing, it's simply a checking, but checking with the help of income tax and GST and other acts, अदर कानूनों की सहायता से हम उन अकाउंट्स को चेक करते हैं और वो लॉ के अकॉर्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है उनमें कमियां हैं तो दूर करनी पड़ेगी। इतनी सिंपल सी बात होती है ऑडिट। सर अभी बात शुरू कहाँ से हुई थी? बात हुई थी कि मैं असेसमेंट ईयर 25-26 में जिस पर्सन की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके भरूंगा, क्या उस पर्सन की इनकम आयकर नियमों के अनुसार ऑडिट में जा रही है या नहीं। बात कहां से शुरू हुई थी कि यदि मुझे इनकम टैक्स भरना है तो क्या मेरी इनकम पर ऑडिट के प्रावधान, प्रोविजंस लागू हो रहे हैं या नहीं, ये बात पहले तय करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई, किसी भी व्यक्ति की बिजनेस इनकम यदि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस व्यक्ति के लिए क्या होगा?
ऑडिट कराना अनिवार्य हो जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट कराने के लिए पूरे साल की अकाउंटिंग कहाँ लेके जानी पड़ेगी? सीए के पास। सीए आपसे क्या मांगेगा? एक तो टैली का डाटा, टैली का डाटा लाइए। आपने पूरे साल की अकाउंटिंग की है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 तक की, तो वो डाटा आप लेकर आइए। तो एक तो हो गया डाटा चेक करना। दूसरा फिर कहेगा अच्छा आपने कहा कि टोटल साल में आपने 5 लाख रुपए के बिजली के बिलों का भुगतान किया, बोले लाइए बिजली के बिल लाइए। आप लिख के दे दोगे और वो मान लेगा? ऐसा नहीं होगा। आपने कहा साहब मैंने पीएफ का चालान पे किया था, लाइए चालान की कॉपियां। आपने कहा साहब मैंने जीएसटी चालान पे किए, लाइए चालान की कॉपियां। मतलब जो जो पेमेंट्स या खर्चे आप कर रहे हो उसका कोई ना कोई प्रूफ आपको सीए को देना पड़ेगा। आप कहोगे मैंने इतने की खरीद की, आपने बोला मैंने इतने की खरीद की, लाइए परचेज के बिल। बोले मेरे बैंक के ट्रांजैक्शन है, लाइए बैंक के स्टेटमेंट, हमें क्लोजिंग बैलेंसेस मैच करने हैं। आपने कहा टोटल इतना ब्याज लगा मेरे को बैंक में, मैंने पूरे साल में 20 लाख रुपए का ब्याज दिया, लाइए बैंक के स्टेटमेंट, हम चेक करेंगे कि आपने एक्चुअली इतना ही ब्याज दिया है, आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ये सारे काम सीए के यहाँ पर करने होते हैं ताकि आप उनकी ऑडिट्स ढंग से कर पाए। क्योंकि और सीए कर क्या रहा है आखिरकार? वो इनकम टैक्स के नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर ट्रस्ट किया गया है सरकार द्वारा, आयकर विभाग द्वारा। यदि वो गलत करेगा, यदि वो नियमों की अनदेखी करेगा और बाद में पकड़ा जाएगा तो उसको दंड मिलेगा। ऐसा हुआ है कई बार, जहाँ सीए लोगों ने गड़बड़ की, गलत रिपोर्ट्स बनाई, उनको बाकायदा इसके लिए पनिशमेंट मिला, उनकी डिग्री भी गई, उनको जेल भी हुई। ऐसे कई केसेस सुनने में आने लगे हैं। ठीक है, मेरा पर्पस अभी उस एरिया में ले जाना नहीं है, लेकिन मैं आपके माइंड में एक बात डाल रहा हूं कि एज एन अकाउंटेंट आप लोगों को कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय एज एन ऑडिटर सोचना होगा कि यदि मैं इसकी ऑडिट कर रहा होता तो इस ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करता तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखता। ज्यादातर दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है। हम टैली कोर्स में आए, हमने जनरल एंट्रियाँ सीखी, हमने थोड़ा बहुत बैलेंस शीट को समझा और हम सेल परचेज या बैंक के ट्रांजैक्शन चढ़ाना सीख गए और नाउ वी आर अकाउंटेंट। जबकि अकाउंटेंट एग्जैक्टली कौन है? जो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय एज एन ऑडिटर दिमाग चला सके कि इस ट्रांजैक्शन को बाद में मुझे वेरीफाई कराना हुआ, किसी को इसका एक्सप्लेनेशन देना हुआ तो मैं दे पाऊंगा या नहीं, मेरे से कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई इनकम टैक्स का लॉ वायलेट तो नहीं हो रहा। वायलेट का मतलब उल्लंघन, किसी इनकम टैक्स के नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, किसी जीएसटी के नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। ये बातें हमें याद रखनी होती हैं जब हम किसी भी व्यक्ति की अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अब टैली का जो कोर्स है लेवल 1 का, इसमें तो ये सब बातें हम एकदम से सिखा नहीं सकते। प्रैक्टिकल बात तो ये है, क्योंकि 4 महीने के कोर्स में पहले तो आपको अकाउंटिंग सिखानी है, फिर टैली सिखानी है, फिर थोड़ा बहुत जीएसटी सिखाना है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, कुछ एडवांस कोर्सेज लेकर आते हैं जिसमें हम और डिटेल में ले जाकर के आपको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाते हैं। तो वो आप लोगों के लिए अभी एक कोर्स हमारा चालू है, बाकी भविष्य में हम लोग अप्रैल मई से चालू करेंगे बैचेस वगैरह। तो जिनको ऐसा लगता है कि नहीं सर और डिटेल में जाके सीखना है, तो वो आप लोगों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो बात यहाँ आ रही है ऑडिट की। तो ऑडिट्स मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कहीं ना कहीं आप लोगों को बेसिक चीज़ें समझ में आने लगी कि ऑडिट क्या होती है। अब यहाँ बात आई कि साहब असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि आने वाले साल में हम लोगों को क्या करना होगा, 2 चीज़ें डिसाइड करनी होंगी कि मेरा जो बिजनेस है वो या मेरा जो भी इनकम है वो ऑडिट है या नॉन ऑडिट है, ऑडिट है या नॉन ऑडिट है। तो आपको याद रखना होगा यदि आप बिजनेस की ऑडिट करवा रहे हो, मैंने बोला करवा रहे हो, और करवाने की कंडीशन क्या है, 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो तो आपके लिए कंपलसरी है। 1 करोड़ से नीचे मेरे को कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या मैं करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकता हूँ। तो बात यहाँ आ रही है कि यदि हम ऑडिट करा रहे हैं किसी भी कारण से, स्वेच्छा से या कंपल्शन में, यदि मैं ऑडिट करा रहा हूं, यदि मैं ऑडिट करा रहा हूं तो ध्यान रखना सरकार हमें इसके लिए कुछ समय सीमा देती है। सरकार हमें इसके लिए कुछ
समय सीमा देती है। सरकार कहती है देखो ऑडिट कराने का मतलब आपको सारे खाते सीए के पास ले जाने पड़ेंगे, सीए उनको चेक करेगा, इट विल टेक टाइम। तो सरकार कहती है ऐसे केसेस में हम आपको 30 सितंबर 2025 तक का टाइम देंगे। ये स्टैंडर्ड डेट्स हैं जो सरकार ने पहले से डिफाइन कर रखी है। कभी कभी इनमें ड्यू टू सम कंडीशन, जैसे कोरोना में हुआ, एक्सटेंशन दिया गया है या कभी कभी सर्वर का प्रॉब्लम आ गया या कोई भी इस तरह की स्थिति बनी जहां पर ये डेट तक काम नहीं हो पा रहा है, तो सरकार कभी कभी थोड़ा एक्सटेंशन दे देती है, बट स्टैंडर्ड डेट यही है 30 सितंबर। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में आप कभी भी अपनी ऑडिट करा सकते हैं। तो पहला पार्ट हो गया ऑडिट। ऑडिट कराने के बाद, ऑडिट कराना काम, ऑडिट करना किसका काम है? सीए का। सीए इसके लिए क्या करता है? ऑडिट करने के बाद बहुत तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। इसे नॉर्मली एक पॉपुलर फॉर्मेट है 3CB 3CD। ये एक पॉपुलर फॉर्मेट होता है जो ज़्यादातर बिजनेसेस के अंदर पालन किया जाता है। फॉर्मेट्स तो बहुत तरह के होते हैं ऑडिट्स के, बट ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्मेट है 3CB 3CD। ठीक है, तो 30 सितंबर 2025 तक आपको क्या करानी पड़ेगी? यदि आपके बिजनेस की ऑडिट होनी है तो आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। अब आपने ऑडिट करा के क्या किया? आपने अपनी बैलेंस शीट, अपना P&L फाइनल करवा लिया। मतलब अब सीए कह रहा है कि हाँ आपका ये प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये कौन कह रहा है? सीए। तो अब आपको उस प्रॉफिट पर क्या करना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। तो सरकार आपको फिर 1 महीने का टाइम देती है कि आप 31 अक्टूबर 2025 तक क्या करें? अपना ITR, इनकम टैक्स रिटर्न भरें। ये किनके लिए है? जिनकी ऑडिट हो रही है उनके लिए सरकार ने टाइमलाइंस डिफाइन की हुई है। और जिनकी ऑडिट नहीं हो रही, मतलब नॉन ऑडिट केस है, नॉन ऑडिट, तो नॉन ऑडिट केस में बहुत सिंपल है क्या कि आपको 31 जुलाई 2025 तक क्या करना है? अपना ITR, जो ऑडिट तो है ही नहीं, तो आपको 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल करना अनिवार्य है। तो ये 2 बातें आपने अभी समझ ली कि यदि मेरे बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है और उसकी ऑडिट होनी है तो मेरे को 30 सितंबर तक का टाइम मिलेगा। मैं सीए से अपनी ऑडिट साइन करवा करके और इनकम टैक्स को जमा कर दूं। फिर उसके 1 महीने तक मैं अपना ITR भर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यदि मेरी ऑडिट नहीं हो रही है, सॉरी, सिंपल ऑडिट, नॉन ऑडिट, सिंपल केस, ऑडिट हो रही है तो आप 30 सितंबर के बाद भी ITR भर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। ऑडिट नहीं हो रही, चाहे बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, सैलरीड हो, कोई भी हो, XYZ, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो, ऑडिट हो रही है इनकम टैक्स के अंतर्गत तो आपको टाइम मिलेगा। ऑडिट नहीं हो रही है तो कोई टाइम नहीं है, आपको 31 जुलाई तक अपना ITR भरना है। और बेसिकली ITR क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेल्फ असेसमेंट। ITR और कुछ नहीं है। ITR एक फॉर्म होता है, फॉर्म, एक फॉर्म है। उस फॉर्म में आपसे जानकारियां मांगी जा रही हैं। बताइए आपने सैलरी से कितनी इनकम कमाई, फिर सैलरी में भी बाइफरकेशन आप कर सकते हो। फिर आपसे हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, वो सब चीजें पूछते हैं। आपने, अच्छा, कौन सा फॉर्म किसे भरना है? टोटल कितने फॉर्म होते हैं ITR के? 7 फॉर्म नंबर। ITR 1, ITR 1 से लेकर के और ITR 7, ये 7 तरह के फॉर्म होते हैं। किस व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना है ये पहले से लगभग प्री डिफाइंड है। 1-2 जगह पर चेंज हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ITR 6, ये किसको भरने होते हैं? कंपनीज को। जितने भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनको ITR 6 भरना अनिवार्य है। जितनी भी पार्टनरशिप फर्म और LLPs होती हैं उनको ITR 5 भरना अनिवार्य है। जितने भी ट्रस्ट, सोसाइटीज होते हैं जो चैरिटेबल काम कर रहे हैं या रिलीजियस काम कर रहे हैं उनके लिए ITR 7 भरना अनिवार्य है। तो बचा ITR 1, 2, 3 और 4। तो जो बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं उनकी ITR 3 भरना अनिवार्य है। जिनका सिंपल सैलरी और ब्याज से इनकम है उनके लिए ITR 1 भरना अनिवार्य है। लेकिन जो लोग कैपिटल गेन या एग्रीकल्चर से भी इनकम कमा रहे हैं, सैलरी से भी कमा रहे हैं, ब्याज से भी कमा रहे हैं, ऐसे लोगों को कौन सा भरना पड़ेगा? ITR 2।
तो फिर ITR 4 किसे भरना है, ये हमारा अभी समझने वाला टॉपिक है जिसमें हम अभी जा रहे हैं। तो ITR 1 किसके लिए, जिसकी सैलरी से इनकम है या ब्याज से इनकम है, सिंपल जिनकी इनकम है वो ITR 1 भरेंगे। जिनका कैपिटल गेन से इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, या हाउस प्रॉपर्टी, ITR 1 में भी हाउस प्रॉपर्टी जा सकता है बट लिमिट होती है उसके अंदर। एग्रीकल्चर इनकम 50,000 से ज़्यादा है, या आपका कैपिटल गेन से इनकम हो रहा है, या फिर आपको लाइक सैलरी से भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से भी है, तो आप ITR 2 भरना पड़ेगा आपको। आप प्योरली बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, तो आपको कौन सा ITR भरना पड़ेगा, 3। समझ में आ रहा है? तो 1, 2, 3। ITR 5 किसे भरना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs को। 6 कंपनीज को। 7 रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज को जिनकी ऑडिट हो रही है, एंड ऑडिट नहीं भी हो रही है तो भी उनको ITR 7 भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी बात आती है ITR 4 क्या है सर। तो इनकम टैक्स में एक नियम है, मैं उसके बारे में आपसे भी चर्चा करूंगा। जैसे ऑडिट होती है, ऑडिट कौन कराएगा, ऑडिट कौन कराएगा, वह बिजनेसमैन जिसने अकाउंटिंग, भाई जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है उसके लिए जरूरी है ही, और बड़ी बड़ी फर्में तो कराती हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्टर बता दूं, कंपनीज के केस में ऑडिट कराना अनिवार्य है, चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो। ध्यान रखना, आपका टर्नओवर कितना भी हो, आपको ऑडिट कराना अनिवार्य है। गवर्नमेंट सीए से सीईओ कंपनी में रहता है ना। हाँ, अब सुनो इसको, मेरी बात, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, जब कंपनी में सीए रहता है, देखिए वो होते हैं इंटरनल ऑडिटर्स या इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है। आप समझो, यदि मेरा ही घर का व्यक्ति ही थाने में बैठा है और मेरे खिलाफ FIR हुई, तो क्या होता है कि शक होता है ना, ये तो इन्हीं का फेवर करेगा, ये तो इनका घर का व्यक्ति है, तो जांच फिर कई बार क्या होती है, दूसरे थाने में दी जाती है। ऐसा मतलब एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। तो आपके ही घर का व्यक्ति, यानी कि आपकी ही कंपनी का, वो आपके पेरोल पे काम कर रहा है, समझो आप उसको सैलरी दे रहे हो, तो वो आपके खिलाफ कैसे कोई कमी पेशी होगी तो कैसे बताएगा अपनी रिपोर्ट में, संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो सैलरी पर है तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और ऑडिट कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग CA। फर्क समझ में आ रहा है? यदि मैंने अपने इस बिजनेस में कोई CA अपॉइंट कर दिया, जिसे मैं हर महीने 50,000 सैलरी दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ, तो इसका मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये नियम होता है। यदि कोई फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में चला गया CA, तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर जॉब कैसे करोगे? आप कंसल्टेंसी दे सकते हो बट जॉब नहीं कर सकते। समझ में आ रही मेरी बात? तो यदि कोई CA किसी फर्म में है और जॉब कर रहा है, तो उससे ऑडिट वो करवा ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर ऑडिट साइन करने के राइट्स ही नहीं है। इंटरनल ऑडिटर होता है, बट इंटरनल ऑडिट की वैल्यू नहीं है। कौन सी ऑडिट होती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। वो कब होती है? साल में 1 बार। जितनी भी बैंक्स होती हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी बैंक, सारी बैंकों के पास एक इंटरनल ऑडिटर होता है, जो हर महीने हर दिन बैंक में ही बैठ के आपके लेन देनों को जांचता है। लेकिन उसके द्वारा जो रिपोर्ट्स दी जाती हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक को 31 मार्च खत्म होने के बाद 15-20 अप्रैल तक अपने खातों की जांच करा करके अपने डिपार्टमेंट में हेड में, अपने जो उनका मेन हेड ऑफिस होती है वहाँ सबमिट करनी होती है। तो उसके लिए CA लोगों को अलग से हायर किया जाता है, उनको 4-4, 5-5, 10-10 लाख, जितनी बड़ी बैंक होगी उतना ज़्यादा पेमेंट देगी। मतलब एक CA को ठीक ठाक कोई ब्रांच हो तो 4-5 लाख रुपए तक का पेमेंट हो जाता है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। उनको 2 या 3 ब्रांच दी, वो लोग गए, उन खातों की ऑडिट की, NPA है खाता, नहीं है, क्या है, कैसे है, कोई कमी पेशी है, तो रिपोर्ट बना के दे देते हैं। वो गवर्नमेंट का है, वो कैग बोलते हैं, CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल, है ना। वो कहानी अलग है, उसको मत अभी यहाँ बीच में लाओ। ऑडिट वहां भी होती है, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करते हैं। वो हम यहाँ इनकम टैक्स नियमों के अनुसार ऑडिट की बात कर रहे हैं। वो ऑडिट इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार नहीं होती, वो उनकी इंटरनल ऑडिट्स हैं। वो जो फंड्स दिए जाते हैं डिपार्टमेंट्स को, तो फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ, इस तरह की चीजें वो चेक करते हैं। ठीक है, हम यहाँ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो बात आई थी इसलिए बता रहा हूँ कि जो कंपनी में ऑडिट CA होते हैं वो ऑडिट नहीं करते, ऑडिट बाहर वाला ही करता है हमेशा।
ऐसे तो केवल सीए भी कर लेते हैं, खुद की ऑडिट वो खुद नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, अदर सीए भी कराता है वो। ये बात बिल्कुल ठीक है यार, ये सब हमारे यहाँ भी होता है। जब हमारी ऑडिट होती है या हम अपना कोई भी पेपर साइन कराना होता है तो सर खुद साइन नहीं कर सकते अपना ही पेपर, स्पेशली जो हमें रिपोर्ट करना है ऊपर, वो किसी और से कराना पड़ता है। ऐसा होता है। कई बार सोसाइटीज में होता है, ट्रस्ट में होता है, किस क्या कि कोई सीए किसी सोसाइटी का ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष है, होता है ऐसा। अब बात आई उस सोसाइटी की ट्रस्ट की ऑडिट की, तो साहब सीए साहब तो घर के ही हैं, इन्हीं से करा लेंगे। नहीं, मान्य नहीं होगा। बोले ये तो तुम्हारे सीए खुद कोषाध्यक्ष बने बैठे हैं, यही घोटाला करो, यही अपने रिपोर्ट बना के दे दें, तो नहीं माना जाएगा। पर बाहर के सीए से साइन करा करके रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स में कहीं वीकनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, मेरी ऑडिट नहीं हो रही। मैंने कहा साहब मैं छोटा व्यापारी हूँ, मेरा टर्नओवर इतना है ही नहीं, 60-70 लाख 50 लाख 40 लाख का साल का टर्नओवर है, मैं कैसे प्रॉफिट निकालूं? प्रश्न समझने की कोशिश करना। प्रश्न क्या आ रहा है कि मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैं टर्नओवर मेरा कम है, अब मैं अकाउंटेंट लगाऊं, टैली सॉफ्टवेयर खरीदूं, मैं कैसे मेंटेन करूंगा? मैं चीज़ों को नहीं हो पाएंगी, तो कैसे करें फिर? तो सरकार कहती है हाँ यार बात तो सही है तुम्हारी, अब तुम बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, छोटा व्यापारी हो, और तुम अकाउंटेंट रखोगे तो 2-4 हज़ार महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, फिर सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, बहुत हेडेक है। बोले साहब व्यापार में मार्जिन ही नहीं है, वो सब एक स्क्रिप्ट है, जो बोलना चाहूँगा तो बोल दूँ, बट अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अल्टीमेटली छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कि आपको फालतू के चक्करों में ना पड़ना पड़े, सरकार ने क्या किया, एक स्कीम दी, एक आप लोगों को ऑप्शन दिया। बोले अच्छा तुम अपने छोटा व्यापारी मानते हो? बोले हाँ साहब, देख लो जीएसटी रिटर्न हमारे। जीएसटी रिटर्न क्या होते हैं मालूम है ना सबको? GSTR 1 सेल्स। बोले साहब मेरी तो आप सेल्स देख लो, कितना मेरी बिक्री हुई है। हाँ यार वाकई में तेरी तो 50-60 लाख रुपए की बिक्री है। साहब मैं ऑडिट तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं अकाउंटिंग भी नहीं की मैंने, तो अब मैं मेंटेन कैसे करूं और क्या मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं? तो सरकार कहती है आप जैसे लोगों के लिए हम एक विशेष प्रकार की सुविधा लेकर आए हैं, जिसका नाम है प्रिजम्पटिव स्कीम। प्रिजम्पटिव स्कीम। प्रिजम्पटिव समझते हो क्या होता है? प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव शब्द का अर्थ होता है अनुमानित। प्रिजम्पटिव शब्द का अर्थ होता है अनुमानित। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम बोल सकते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम, अनुमानित आय। बोले एक काम करते हैं, हम आपकी आय का एक अनुमान लगा लेते हैं। बोले सब चक्कर छोड़ो ना, तुम्हारी ना हमारी। बोले एक आय का अनुमान लगा लेते हैं। बोले कैसे लगाओगे साहब? तो बोले अच्छा एक बताओ, टर्नओवर तो तुम्हें मालूम है? बोले हाँ साहब वो तो जीएसटी से मिल जाएगा कि मेरा कितना टर्नओवर है। तो ठीक है, बोले आपका जो भी टर्नओवर है ना, अब टर्नओवर जब से ये नोटबंदी हुई उसके बाद से सरकार ने इस बात पे फोकस किया कि व्यापार में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस बैंक के द्वारा हों, और अभी होने भी लगे, यूपीआई के माध्यम से बहुत कुछ बैंकिंग के थ्रू होने लगा। तो सरकार कहती है आप एक काम करो, टर्नओवर को 2 हिस्सों में तोड़ो। बैंक से कितना हुआ, मतलब आपने जो माल बेचा उसका बैंक में पैसा कितना आया, और कैश में कितना हुआ। ठीक है, तो जो भी टर्नओवर आपने पूरे साल में किया उसमें से बैंक से जो हुआ उस पर हम मान लेंगे कि आपने 6% का प्रॉफिट कमाया, नेट प्रॉफिट मान लेंगे। बोले इससे कम बात नहीं बनेगी, इससे कम में बात नहीं बनेगी। और यदि आपका टर्नओवर कैश में हुआ है तो हम इसे कम से कम कितना मानेंगे, ये मानना पड़ेगा। इसको क्या बोला गया? अनुमानित आय। वही कम से कम है, बोले इससे कम में बात नहीं, आपके लिए बस केवल सरकार कह रही है, आयकर कह रहा है किसी व्यापारियों से, बोले आप घर के हो इसलिए,
वरना हम तो बहुत ज्यादा ले लेते। ऐसे कहते हैं ना दुकानदार लोग, बोले भाई साहब ये रेट तो आपके लिए है केवल, पैसे तो मैं इतने का बेचता हूँ। आप भी खुश हो जाते हो, यार क्या बात है, वो क्या करता है वो जाने। तो ऐसी सरकार कह रही है व्यापारियों से कि भैया ये आपके लिए है कम से कम। तो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का टर्नओवर 70 लाख रुपए है पूरे साल का, ठीक है साहब। 70 लाख में से बैंक से उसने किया 30 लाख रुपए का और कैश में किया 40 लाख का। कितना टैक्स लगेगा, कि कितना प्रॉफिट, टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं बात किसी कर रहा हूं, प्रॉफिट की। कितना प्रॉफिट निकल के आएगा, निकालो मिनिमम वाली कंडीशंस पे। 6 है 1,80,000 और 8 चौक 32, 3,20,000, 3,20,000 और 1,80,000, पूरा 5 लाख हो गया। तो बस बोले आपका जो इनकम है कौन से हेड में, तीसरे नंबर का हेड कौन सा था, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में आपके 70 लाख रुपए के टर्नओवर पर टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया जाएगा, 5 लाख। बोले हम मान लेंगे कि आपने 5 लाख रुपए का आय इस बिजनेस से कमाया है। अब आपने कमाया कि नहीं कमाया वो आप जानो, हम ये मान लेंगे कि आपने 5 लाख रुपए कमाए। कौन सी स्कीम में, अनुमानित आय, प्रिजम्पटिव स्कीम। बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम और इसके लिए कौन सा स्पेशल आईटीआर यूज करते हैं, ITR 4। जो लोग अपनी आय अनुमानित आय के आधार पर दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उनके लिए ITR 4 यूज किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। पूरी सर आप थोड़ी देर पहले उसकी बात कर रहे थे, वो कौन सी सर, वो कह रहे थे वो 1 करोड़ और 50 लाख, सर वो प्रोफेशनल का क्या क्या होगा। प्रोफेशनल्स के केस में इस लिमिट को कर दिया गया मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरे साल भर में 40 लाख रुपए की रिसीप्ट्स कमा रहा है, 40 लाख रुपए की। अब वो कहता है कि साहब, अब सीए अपनी खुद की अकाउंटिंग तो कर लेता होगा, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट फिर भी वो कह रहा है कि साहब मेरी तो 50 लाख से कम है। अब मेरे लिए क्या है आप ये बताओ। बोले आपने व्यापारी पर तो मेहरबानी दिखा दी, मेरे लिए क्या है। तो बोले तुम माल खरीदते हो, बोले नहीं साहब। बेचते हो, बोले नहीं साहब। क्या खर्चे हैं तुम्हारे, बोले साहब ऑफिस है, किराया जाता है, लड़कों की सैलरी है, इंटरनेट है, बिजली है, पानी है, ये है वो है। बोले ये तो व्यापारी भी करता है। बोले तुम भाई साहब मोटा पैसा कमाते हो। तो बोले तुमसे मोटा हमें वो चाहिए। तो बोले तुम्हारी जो, चूंकि व्यापारी क्या करता है, पहले पैसा परचेज में लगाता है, तब वो सेल्स में लेकर आता है, उसके मार्जिन्स कंपैरेटिवली कम रहते हैं। सर्विस सेक्टर में क्या है, जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है खर्चे होंगे उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली टू बिजनेसमैन वहां पर मार्जिन्स फिर भी ठीक होते हैं। तो ऐसे केसेस में बोले हम आपकी जो जितनी भी ग्रॉस रिसीप्ट है, GR ग्रॉस रिसीप्ट है, उसका 50% क्या मान लेंगे, आपकी इनकम। तो एक 40 लाख रुपए यदि किसी प्रोफेशनल को, मैं केवल सीए की, वकील की, या किसी अकाउंटेंट की, या मैं किसी इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल जो शब्द होता है बेसिकली इसमें कुछ पहले से डिफाइंड है, ये लोग ही प्रोफेशनल्स में कैटेगरी में आएंगे और बाकी लोग नहीं आएंगे। बेशक वो काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल्स एज पर इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। चलिए, तो बात यहां क्या आई कि एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल है, आयकर के नियमों के अनुसार यदि वो पूरे साल में जितना भी पैसा प्राप्त करता है, ग्रॉस रिसीप्ट उसकी जो है, उसका 50% उसको मिनिमम दिखाना पड़ेगा, क्या, इनकम। किस स्कीम में, प्रिजम्पटिव स्कीम में।
मैंने एक भी बार आपको सेक्शंस नहीं बताया, ध्यान रखना। मैं जब सेक्शंस बताने बैठूंगा तो फिर बत्तियां दोबारा जलेंगी। मैं अभी सेक्शंस पे भी आऊंगा, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव स्कीम, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम आपको समझ में आ गई, कहानी आता समझ में आ गई, ठीक है। 50%। तो अभी वो कौन व्यक्ति हो सकता है 2-3 सीए लोगों ने फर्म बना रखी है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के नियम थोड़े अलग हो जाएंगे। इंडिविजुअल की बात करें या एचयूएफ की बात करें तो उसमें फिर वही स्लैब, उसने कहा 20 लाख, 20 लाख पर फिर नए स्लैब में या पुराने स्लैब में, नए स्लैब में, तो फिर 0 से 3 लाख, 3 से 7 लाख, 7 से 10 लाख, 10 से 12 लाख, 12 से 15 लाख, 15 लाख के ऊपर 30%। तो इस तरह से कैलकुलेशन बना करके उसका टैक्स निकालना होगा। फिर 4% का स्लैब, 4% का सेस, वो अलग लगेगा। ठीक बात है, ओके। तो ये हो गया। टीचर है, टीचर को इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार प्रोफेशनल नहीं माना गया। नहीं, हाँ बिजनेस है वो तो इसका 4480 में। यदि किसी को 60 लाख रुपए की इनकम हो रही है या 70 लाख की हो रही है, मैंने क्या किया, सरचार्ज, ज़्यादा मजा लेना, ज़्यादा कमाओ, सरचार्ज भरो सरकार को, फिर बहुत मजा आएगा। 1 करोड़ से ऊपर जाओगे तो 20% सरचार्ज भरो, वो सरचार्ज की कहानी अलग चलती है। अभी इसमें बात खत्म नहीं हुई है, बोले सर और है, अभी तो शुरुआत ही हुई है भाई। ट्रांसपोर्टर और आगे पीछे से बोले साहब हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो 2-4-5 ट्रक लेके चला रहे हैं, हमें तो इतने खर्चे होते हैं, हम कौन से अकाउंटिंग करें। अब ये नहीं समस्या, तो सरकार ने कहा तुम भी, बोले हाँ साहब हम भी, ठीक है, तो तुम्हें भी हम अनुमानित आय के स्कीम में ले लेते हैं। तो 3 तरह के लोग अनुमानित आय की स्कीम में आते हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन, नंबर 2 प्रोफेशनल्स और नंबर 3 ट्रांसपोर्टर्स। 3 लोग आते हैं जो अपने इनकम को अनुमानित आय पर, अनुमानित आधार पर, अनुमान के आधार पर कैलकुलेट करके सरकार को टैक्स जमा कर सकते हैं। तो ये कौन होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी चक्कर है, चक्के का चक्कर है। चक्के होते हैं ना ट्रकों में, तो उसमें देखा जाता है कि आप पे कितनी बड़ी गाड़ी, ज़्यादा बड़ी गाड़ी है तो उसके लिए क्या होगा, आप लोगों को अलग तरीके से कैलकुलेशन बनेगा। छोटी गाड़ियाँ होती हैं, छोटे ट्रक होते हैं, उनकी गणना अलग तरीके से होती है। अब इसको समझने के लिए ना, अब आपको अटेंटिव होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको कैलकुलेशंस के लिए मजबूर करेगा। हमने 2 चीज़ों पर मेनली डिस्कशन चल रहा है, एक तो ऑडिट के ऊपर आज हम बात कर रहे थे और दूसरी हम बात कर रहे थे आपसे अनुमानित आय के आधार पर। तो अनुमानित आय पर मेरी बात चल रही है, मैं इसको बात को पहले फिनिश करूं। तो जो पहला अनुमानित आय थी हमारी वो कौन सी थी, चलो पहले मैं ट्रांसपोर्टर को कवर कर लेता हूँ, फिर इकट्ठा एक बार रिवाइज करा दूंगा। अभी आता है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर्स के लिए ध्यान रखना कि 2 तरह के व्हीकल माने गए हैं। एक तो है हैवी ड्यूटी व्हीकल, आपने देखा ना 20-20 चक्के होते हैं, हैवी व्हीकल होते हैं, उनके लिए अलग तरह के नियम हैं। और जो छोटे गाड़ियां होते हैं, छोटे ट्रक जो नॉर्मली दौड़ते हैं, उनके लिए अलग नियम। तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स, इसमें ध्यान ये रखने बात है, कंडीशन पहले क्या डाली गई, पूरे साल में किसी भी समय, किसी भी दिन आपके पास 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। बोले साहब ये बात समझ में नहीं आ रही। 1 अप्रैल 2024 को आपके पास 8 ट्रक थे, ठीक है, आपने 2 महीने बाद 2 ट्रक बेच दिए, कितने बचे, 6। आपने 5 ट्रक और खरीद लिए, फिर आपने 3 ट्रक बेच दिए। 31 मार्च 2025 को आपके पास 8 ट्रक हैं। अब प्रश्न ये है कि इसमें जो कंडीशन थी पूरे साल में किसी भी समय 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होंगी, क्या वो कंडीशन अभी भी बरकरार है या टूट गई? टूट गई। तो अब आपको क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट। कंडीशन क्या थी, किसी भी समय 10 से ज्यादा गाड़ियां आपके पास, चाहे 1 दिन के लिए हो या 1 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए, 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। 10 से ज्यादा गाड़ियां हो गई
आपको ऑडिट ही करानी पड़ेगी सीए से, और कोई ऑप्शन आप अनुमानित आए कि हाँ जी हाँ जी टोटल सारे किसी भी तरह के। अब एक व्यक्ति पे हो सकता है 4 हैवी व्हीकल हो, 5-6 नॉर्मल व्हीकल हो। तो हैवी व्हीकल्स के केस में सरकार कहती है हम मानेंगे 1,000 रुपए प्रति टन पर मंथ। 1,000 रुपए प्रति टन पर मंथ की आय आप कमा रहे हो हैवी व्हीकल्स के मामले में। और जो नॉर्मल व्हीकल होंगे, नॉर्मल बोले तो ये सब ट्रांसपोर्टर के लिए ट्रक या कोई छोटा हाथी, मोटा हाथी, बड़ा हाथी, ये सब कवर होते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल व्हीकल्स के केस में क्या क्या माना जाएगा, 7,000 रुपए पर मंथ की आप इनकम कमा रहे हो। हैवी व्हीकल्स के लिए 1,000 रुपए पर टन पर मंथ। उदाहरण के लिए किसी पे 4 ट्रक है, इसमें से एक हैवी है और 3 नॉर्मल है। उसने हैवी ट्रक लिया था जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में, वो अभी तक है। उसपे 3 नॉर्मल ट्रक हैं जो 1 अप्रैल को थे उसके पास, ठीक है। उस पे अप्रैल 24 से 3 ट्रक हैं। अब मुझे इनका टैक्स, इनकी इनकम कैलकुलेट करनी है। कैसे करोगे, लगाओ दिमाग। बोले साहब 3 है ना, तो 7500 इंटू 12 इंटू 3, और चूंकि इन्हें जुलाई से लिया। अच्छा, इस पे हैवी ड्यूटी जो व्हीकल था वो 25 टन का है, 25 टन का। तो 1,000 इंटू 25 कितने महीने रहा, 9 महीने, 9। चूंकि एक ही ट्रक है तो 1। अब लगाओ, इसका कैलकुलेट करो। इससे कितना आ गया, 25,000 इंटू 9, हाँ 2,25,000। 2,25,000 रुपए तो आए हम इससे मानेंगे एक ट्रक से आपकी, आपने कमाई है कम से कम। और इसके हिसाब से 2 लाख कन्फर्म है ना, 12 थी 36, तो कितना, 2,70,000। ये मैं इनके कैलकुलेशन पर निर्धारित हूं, मैंने चेक नहीं किया है, इन्होंने बोला है, मान रहा हूं। अब आप सोच के देखो, ये इनकम किस में दिखाई जा रही है, प्रिजम्पटिव इनकम में। इतनी इनकम कम से कम आपको दिखानी ही होगी। सारे खर्चे काटने पीटने के बाद कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा आपको। आप बोलो साहब डीजल, पेट्रोल, टोल, सैलरी, इधर उधर कुछ नहीं, जो है इंश्योरेंस कुछ नहीं, सब आपकी इनकम ये मानी जाएगी। वो हम नहीं मान रहे, जो ज्यादा है, ये तो हमने इतना कमाया ही नहीं है। नहीं होता है कई बार प्रैक्टिकली लॉस हो सकता है ना। सरकार कहेगी अनुमानित आय में आ गए तो लॉस जैसी कोई चीज होती नहीं है, यहाँ तो केवल आय होती है। हाँ, अब बात हुई है ना, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग करोगे तो मतलब अब आप यदि इस तरीके से नहीं भरना चाह रहे तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, ऑडिट कराना, या फिर ऑडिट करा लो, कोई दिक्कत नहीं। जो आएगा वो सरकार मान लेगी। सरकार तो कह रही है हमें सीए लोगों पे विश्वास है, तो या तो ऑडिट कराओ या प्रिजम्पटिव स्कीम में जाओ, कोई ना कोई एक काम तो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया कि 3 तरह के प्रिजम्पटिव स्कीम होते हैं। 3 तरह के प्रिजम्पटिव स्कीम होते हैं। पहला बिजनेस के लिए सेक्शन, मैं आप सेक्शन लिखा रहा हूं, 44 AD, सेक्शन 44 AD, धारा 44 AD के तहत यदि कोई व्यापार का टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो वो चाहे तो प्रिजम्पटिव स्कीम में अपना टैक्स भर सकता है। शर्त यह है कि कैश में यदि ट्रांजैक्शन हुए हैं तो 8% कम से कम दिखाना पड़ेगा, और बैंक से ट्रांजैक्शन हुए हैं तो 6% दिखाना पड़ेगा। इसमें एक नियम और होता है, वो सुन लो। यदि किसी व्यक्ति का टर्नओवर 2 करोड़ तक भी है
तो वो भी चाहे तो अपनों को प्रिजम्पटिव स्कीम में ले जा सकता है। हालांकि 1 करोड़ से ऊपर ऑडिट अनिवार्य हो गई, बट कई बार कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ सरकार कहती है आप 2 करोड़ तक भी हो तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हो। सेक्शन 44A(d)(a), इसमें क्या था? टर्नओवर। यहाँ क्या है? ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख, यहाँ पर 1 CR का लिमिट था, यहाँ 50 लाख का। इसमें कितना है? बैंक और कैश का चक्कर नहीं है, जो भी है आपकी रिसीप्ट उसका कितना % भरना पड़ेगा आपको? भरना नहीं पड़ेगा, 50% का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और तीसरा होता है सेक्शन 44AE, ये किसके लिए है? ट्रांसपोर्टर्स के लिए। ये किसके लिए है? प्रोफेशनल्स के लिए। और ये किसके लिए है? बिजनेस के लिए। तो सरकार ने 3 सेक्शंस दिए हुए हैं हमें। इसमें क्या था कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उसके लिए 1000 पर टन पर मंथ का नियम है, और नॉर्मल व्हीकल्स के लिए 7500 रुपये पर मंथ का प्रोविज़न है। ये हमें पता होना चाहिए। तो यदि आप किसी सीए वकील के यहाँ ऑफिस में जा रहे हो, आपको ये नियम मालूम है, तो आप बड़े उसके चहेते बन जाओगे। उसको पता लगेगा, अरे वाह यार, ये तो समझता है, ट्रांसपोर्टर समझती है बोल दूं, पर ना ये बोलेंगे हमें तो काउंट ही नहीं कर रहे। तो आपको ये नियम पता है, तो यू आर अवेयर कि यस, हम इस रिटर्न को चाहे तो प्रिजम्पटिव स्कीम में भी भर सकते हैं। तो आपको ये पता चला। और उधर ऑडिट के केस में क्या था? 1 करोड़ से ऊपर और 50 लाख से ऊपर यदि आपकी रिसीप्ट है, टर्नओवर है, या आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो आपको फिर ऑडिट करानी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। दैट्स फाइनल। ठीक है सर। उसका सेक्शन क्या था? सेक्शन 44AB। ये किस लिए है? ऑडिट के लिए। ऑडिट आपको सेक्शन 44AB में करानी पड़ेगी। और ये है 44AD, 44ADA, 44AE। ये सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स के। नया जो कानून आने वाला है उसमें हो सकता है इनके नियम, मतलब इनके सेक्शंस बदल जाएं। भाई नए घर में शिफ्ट हो गए तो जरूरी नहीं है कि वो बालकनी वाला कम कमरा मिले, है ना? तो वो क्या नियम होंगे, क्या होंगे, वो सब बात की कर। तो उसके लिए तो हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये चलेगा ये। चलिए, तो ये मुझे लग रहा है ये वाली कॉन्सेप्ट आपको। तो अभी प्रिजम्पटिव स्कीम वाले लोगों के लिए आखिरी तारीख क्या है रिटर्न फाइल तय करने की? बताओ मुझे। प्रिजम्पटिव स्कीम वाले लोगों के लिए आखिरी तारीख क्या है रिटर्न भरने की? क्योंकि ऑडिट तो हो नहीं रही। 31 जुलाई, क्योंकि ऑडिट नहीं हो रही ना, तो 31 जुलाई। ऑडिट हो रही होती तो पहले ऑडिट होती 30 सितंबर तक, फिर 31 अक्टूबर तक हम अपना रिटर्न भर सकते थे। ठीक है, तो ये आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, ऑडिट भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसमें बात आती है कि इसमें कौन कौन से नियम ऐसे हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी अकाउंट्स बनाते समय हम उनमें गलतियां ना करें। उसके लिए हम अब अलग से क्लास लेंगे आप लोगों की। इसमें मैंने कहा ना कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं जिनको मैं अलग से बाद में कवर करा दूंगा आपको, बट अभी हम इनकम टैक्स को मैंने एक बेसिक व्यू में समझा दिया आपको। कुछ और चीजें होंगी तो मैं कवर करता रहूंगा बीच बीच में।